लेक्चर कौन सा है? 12, 10? अब लिखिए, एनालिसिस ऑफ सम इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एनालिसिस ऑफ सम इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एनालिसिस ऑफ ए हेडिंग है स्टूडेंट, एनालिसिस ऑफ सम इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ देखिएगा, ये 4 एग्जाम्पल मैं आज आपको ये लेने वाला हूँ। वो चारों एग्जाम्पल आरसी मुखर्जी का वर्कआउट का प्रॉब्लम है, बट वो कभी ना कभी आईआईटी का सब्जेक्टिव एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले लिखिए डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसी का अनम्यूट है, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा कि आपको निकालना रहेगा रेट ऑफ फर्स्ट और रेट का, ये बोला रहेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका रेट कांस्टेंट निकालना रहेगा। बट उसमें अगर ये चीज़ दिया हुआ रहता कि t = 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन C0 और t = T पे कॉन्सेंट्रेशन CT, करेक्ट, तब तो अगर ऐसा दिया रहेगा सर तो आराम से निकल जाता कि t = what 2.303 log C0/CT, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ही दे दिया गया। बट समटाइम्स आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा, इनडायरेक्ट डेटा दिया रहेगा और उससे डायरेक्ट आपको एक k का वैल्यू निकालना रहेगा। इनडायरेक्ट कैसे दिया रहेगा, लिखिए, मतलब सर ए रहेगा तो निकल जाएगा, बट C0 और CT नहीं दिया रहेगा, वो किसी और तरीके से इनडायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा और उसके हेल्प से C0/CT का रेशियो आपको निकालना रहेगा। लिखिए, द रेट ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रेट ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is measured by titrating a fixed amount of H2O2, measured by titrating a fixed amount of H2O2 undecomposed H2O2 लिखिएगा ब्रैकेट में, undecomposed H2O2 against a standard solution of KMnO4, against a standard solution of KMnO4। the rate of this, मैं फिर से बोल रहा हूँ, the rate of this first order reaction is measured by titrating, टाइट्रेशन करते हैं ना लैब में, राइट, टाइट्रेशन करने के टाइम पे क्या पूरा केमिकल खराब कर देते हैं या थोड़ा निकाल करते हैं उसको, तो न्यूट्री मेथड। the rate of this first order reaction is measured by titrating a fixed amount of H2O2 अगेंस्ट या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। किसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन नोन है। ओके, तो एक्चुअल में यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि आपके पास, चलो यहाँ समझिएगा, सपोज कीजिए कि मेरे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड H2O2 है। यहाँ स्टूडेंट देखिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड H2O2 है और t = 0 पे प्योर H2O2। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा यहाँ से H2O2 उसमें डाले और फिर इसमें KMnO4 डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, और KMnO4, जब KMnO4 को H2O2 दोनों है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट, बट माइल्ड है। बट H2O2 को KMnO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और उसका हो जाएगा रिडक्शन। तो KMnO4 इसमें आपने H2O2 का लिया V1 ml यहाँ से, इसका खर्च हुआ इसके लिए V2 ml।
तो उसके बाद तो आप ये कर सकते हैं ना कि V1 ml के लिए V2 ml खर्च हुआ t = 0 पे, तो 1 ml के लिए V2/V1 ml, तो इतना ml के लिए इतना कितना खर्च होगा, करेक्ट। लेकिन एज आपने एक काम कर लिया कि अच्छा यहाँ पे V1 ml ले रहे हैं और यूनिट मेथड लगाकर यहाँ जो टोटल वॉल्यूम रहेगा उसका निकाल लेंगे। अब फिर कुछ टाइम t1 पे एक काम कर रहे हैं, तो टाइम t = 0 पे, टाइम t1 पे क्या KMnO4 उतना ही खर्च होगा जितना t = 0 पे खर्च हुआ था, या उससे ज़्यादा खर्च होगा? कम खर्च होगा भाई, H2O2 ब्रेक हो रहा है ना, तो जितना t = 0 पे फ्रेशली प्रिपेयर लिए थे उतना ही H2O2 आपका कंटेनर बचा हुआ है या थोड़ा कम होता जा रहा है? समझे बात को? तो जितना t = 0 पे खर्च हुआ था उतना खर्च होगा या KMnO4 का अमाउंट अब कम रिक्वायरमेंट होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि वहाँ पे H2O2 डिकम्पोज हो रहा है। तो t = t1 पे KMnO4 निकाल लेंगे, करेक्ट। इसका मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि अमाउंट ऑफ KMnO4 खर्च डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2O2 प्रेजेंट एट दैट टाइम, ये बोल सकते हैं ना। तो इस क्वेश्चन में डेटा देखिए कितना बढ़िया लोग क्वेश्चन सेट करते हैं। तो एक्चुअली डेटा में ये दिया रहेगा सर, तो देना तो चाहिए था सर H2O2 का, तब हम लोग रेट कांस्टेंट निकाल लेते, बट वो देंगे किसका? टाइम ऐसे दे देंगे और वॉल्यूम ऑफ KMnO4 बताएंगे। अरे बोलेंगे कि इस KMnO4 का यूज कर रहे हैं अगेंस्ट टाइट्रेशन अगेंस्ट H2O2, और यहाँ पे पहले समझ लीजिए, टाइम दूंगा लिखने का। t = 0 पे इसका वॉल्यूम खर्च हुआ V0, t1 पे खर्च हुआ V1, और एट एनी टाइम t पे खर्च हुआ VT, या t2 पे V2 कर लीजिए। और जनरली इस क्वेश्चन में होता क्या है स्टूडेंट, एक्चुअली इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को में ये भी रहता है, प्रूफ करने को भी रहता है। क्या रहता है? प्रूफ दैट कि फर्स्ट ऑर्डर ही है, मोस्टली ये क्वेश्चन रहता है। और t पे VT, तो क्या यहाँ पे डायरेक्टली ये बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ KMnO4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ H2O2 एट दैट मोमेंट, करेक्ट। इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए KMnO4 का वॉल्यूम को इक्वलेंटली वॉल्यूम ऑफ H2O2 मान लिया जाए, मान सकते हैं। तो t = 0 पे वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कितना? V0। अब V0 को इक्वलेंटली C0 मान लें, कॉन्सेंट्रेशन, या इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ही कर लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2, एग्री ना। और t = t पे VT इक्वलेंट टू व्हाट? CT। तो क्या ये लिख सकते हैं C0/CT = V0/VT, C0/CT = व्हाट? V0/, यहाँ तक आइए। बट समस्या क्या होगा, जब क्वेश्चन का एक पैराग्राफ का लेंथ रहेगा ना, टाइट्रेटिंग अगेंस्ट दिस वन दिस वन दिस वन, तो वहाँ पजल होने स्टार्ट हो जाएगा। अभी बात को समझ गए तो बहुत आसान लग रहा है ना। तो यहाँ पे KT = 2.303 log C0/CT, मतलब 2.303 log V0/VT, एग्री। अब हम लोग क्या करेंगे कि K1 और T1, तो 2.303 log V0/V1 लिख देंगे, एग्री ना। K1 T1 = 2.33 log V0/, अब फिर क्या करेंगे K2 T2 = व्हाट? 2.303 log V0/V2, और यहाँ से निकाल लेंगे K1, और यहाँ से क्या निकालेंगे? और अगर K1 = K2 हो गया तो क्या प्रूफ हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बिकॉज सेकेंड टर्म सब्जेक्टिव एग्जाम होने का चांस है, तो
तो ऐसा प्रूफ करने के लिए आ सकता है, ठीक है। क्या बोले? यहां तक समझे? यहां तक समझ में आया? हाँ, अब इसमें क्वेश्चन रहेगा कि प्रूफ दैट ये फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ही है। क्वेश्चन में ही डिमांड रहता प्रूफ कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक टाइम T1 लेते हैं और T1 पे वॉल्यूम V1 लेते हैं, राइट। V0 तो सेम रहेगा और K1 T1 इक्वल टू दिस वन है, यहाँ से फाइंड आउट करते हैं K1। क्या निकालते हैं? K1। फिर एक टाइम T2 लेते हैं, अलग अलग डेटा दिया हुआ है ना, इस डेटा का हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, T2 पे V2 लेते हैं और K2 निकालते हैं। और अगर क्या हो गया, इफ K1 इक्वल टू K2 हो गया, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से क्या रेट कॉन्सेंट चेंज होगा उस रिएक्शन का? नहीं चेंज होगा। इफ K1 इक्वल टू K2 तो क्या प्रूफ हो गया? देन इट इज प्रूव्ड। क्या प्रूफ हो गया? कि इट इज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन। यही क्वेश्चन था। बाकी इसको ऑब्जेक्टिव में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा वो एग्जामिनर पे छोड़ दीजिए। हो सकता है कि उसको ऑब्जेक्टिव बना दिया जाए। ऑब्जेक्टिव तो बनाना इतना आसान है भाई, ये डेटा दे दिया जाएगा, केस स्टडी, डेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, है ना, उस जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। इसलिए इस बात का आप टेंशन मत, सर इसको सब्जेक्टिव था कैसे ऑब्जेक्टिव बनेगा। सेकेंड एग्जाम्पल लिया जाए। अब लिखिएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये सेकेंड एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम सॉल्ट। लिखिए, द रेट ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, the rate of this first order reaction is determined by measuring the volume of N2 gas evolved, by measuring the volume of N2 gas evolved। एक मिनट रुक जाए स्टूडेंट। The rate of this first order reaction is determined by measuring the volume of N2 gas evolved। मतलब फर्स्ट ऑर्डर निकालना है, मेजर करना फर्स्ट ऑर्डर का, बट किसके अगेंस्ट में? प्रोडक्ट नाइट्रोजन के वॉल्यूम के टर्म में, बट जबकि देना क्या चाहिए था? दिस वन। और आपको टाइम टू टाइम, यहाँ देखिए एक डेटा दिया रहेगा, ये भी RCM का एग्जाम्पल ही है स्टूडेंट। टाइम टू टाइम बट एक मिनट रिएक्टेंट का ना दे के प्रोडक्ट दे रहे हैं, तब वहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंपॉर्टेंट हो गया है आपके लिए, करेक्ट ना। तो यहाँ पे टाइम और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन टाइम टू टाइम दिया रहेगा। अप्लाई योर कॉमन सेंस। यहाँ देखिए शाबाश, T इक्वल 0 पे व्हाट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। भाई T इक्वल 0 पे प्रोडक्ट बनेगा क्या? तो वॉल्यूम क्या रहेगा? 0 रहेगा, हाँ या ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है। 0 T1 पे वॉल्यूम V1, T2 पे वॉल्यूम V2, T पे वॉल्यूम VT और T इक्वल टू इन्फिनिटी पे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा। 0 कैसे होगा? इसका नाम बोलेंगे V इन्फिनिटी, आया ना। ऐसा क्वेश्चन बनाए थे आफ्टर लॉन्ग टाइम,
तो आप लोग क्वेश्चन में आते हैं तो दिमाग में नहीं चलता, एकदम बिल्कुल फील लेके बनाना चाहिए। अच्छा यहाँ पे ये बात था, तो यहाँ पे आफ्टर लॉन्ग टाइम, यहाँ पे इसको ऐसे देखिए, t=0 पे ये था a, एग्री, ये कितना 0 0, t=t पे यहाँ से कितना x, तो भाई ये कितना बनेगा, एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम का मतलब यहाँ पे हाँ या ना, तो भाई आपको यहाँ पे ये निकालने में सुविधा हो जाएगा। अब नेक्स्ट ध्यान से देखिए, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स लिख सकते हैं, हाँ ना, बोलते ही नहीं हैं, करेक्ट। अब वी इन्फिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो भाई ए भी पता है और ए भी पता है, तो यहां से, और ए एट एनी टाइम टी ले लिया ना, एट एनी टाइम टी, तो यहां से वी इन्फिनिटी अब माइनस वी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा भाई, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, करेक्ट है ना। अब बताइए, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन निकालने के लिए, मतलब वी इन्फिनिटी माइनस वी टी तो आपके हाथ में है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन निकालने के लिए के टी इक्वल टू, यही तो फार्मूला चाहिए था हम लोग को, ए बाई ए माइनस एक्स, ए बाई ए आपके सामने है वी इन्फिनिटी, और वी और ए माइनस एक्स भी आपके सामने है, करेक्ट। तो क्या यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट को अगर सेकेंड से डिवाइड कर दिया जाए तो ए बाई ए माइनस एक्स का रेशियो निकल जाएगा। आपको ए और ए माइनस एक्स से मतलब है या उसका रेशियो से मतलब था, रेशियो से, तो नहीं था कि सर ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन से डायरेक्ट रिजल्ट निकालना है, इसका नहीं दिया हुआ था, दिया हुआ इसका था, बट ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग पिछले के प्रीवियस एक्सरसाइज में किए हैं इस टाइप का, इसमें आफ्टर लॉन्ग टाइम का कॉन्सेप्ट था, वही तो मोटा मोटी है। तो क्या इसके बदले ये लिख दिया जाए, के टी इक्वल टू 2.303 लॉग, क्या लिखिएगा बोलिए, वी इन्फिनिटी बाई वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। ये तो बहुत आसान है स्टूडेंट, सेकेंड को फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कीजिए ना, नहीं समझा बात को आपको, बोलिए कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पे नजर आ रहा है, नेटवर्क सही है, नजर आ रहा है, कहाँ पे समझ में नहीं आया, अच्छा वी टी प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और उसके बाद वी इन्फिनिटी, तो यहाँ देखिए, मतलब व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड आफ्टर वी इन्फिनिटी का मतलब इनफाइनाइट वॉल्यूम नहीं है, वो टाइम को इंडिकेट कर रहा हूँ, तो वी नहीं रहता कि आफ्टर लॉन्ग टाइम n2 का वैल्यू a के बराबर हो जाएगा, a खत्म हो जाएगा 0, तो इसका कितना है a, इसका 1 मोल से 1 मोल और 1 मोल, राइट, तो इसका यहाँ पे a मोल से कितना बनेगा a और a, आइए जो यहाँ से बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो अगर x बन गया a तो वी इन्फिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट a, और इसको इक्वेशन सेकंड, और यहाँ पे देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, इसको सेकंड बोल दीजिए, इसको थर्ड बोल दीजिए, आप लोग ज़्यादा बेटर रहेगा। इक्वेशन सेकंड से अगर फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं, दिस वन, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करने के बाद, तो वी इन्फिनिटी माइनस वी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स, और इक्वेशन सेकेंड को थर्ड से डिवाइड कर सकते हैं, तो इक्वेशन सेकेंड को थर्ड से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखिएगा, वी इन्फिनिटी बाई वी इन्फिनिटी माइनस वी टी, ये लिखेंगे ना, इक्वल टू ए बाई ए माइनस एक्स, हो गया। इसका मतलब ए बाई ए माइनस एक्स के बदले क्या ये पुट कर सकते हैं, वी इन्फिनिटी बाई वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। चलिए अब उसके बाद करना क्या है, इस डेटा का यूज करना है, कैसे यूज करेंगे सर, तो T1 पे K1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, T1 पे K1,
तो 2.303 लॉग, तो v इन्फिनिटी, और यहाँ पे vt के बदले क्या लिखेंगे, v1, t1 v1, ये दोनों तो फिक्स रहेगा। और यहाँ से सॉल्व करके क्या निकालेंगे एवरीवन, k1, वैसे ही k2 t2, तो 2.303 लॉग v इन्फिनिटी बाई, आगे बोलिए, और दो वैल्यू काफ़ी है, और उसके बाद लास्ट में कॉमन लाइन, इफ़ k1 इक्वल टू k2, तो क्या प्रूफ हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आरसीएम का दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, ये सारा आरसीएम में दिया हुआ है, ठीक है, वर्कआउट में। चलिए इसको हटाया जाए। अब नेक्स्ट लिखिएगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। रिवीजन में जो दूंगा वही रिवीजन कीजिएगा, वो मेरे ऊपर फिर ट्रस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खुद से फिजिकल केमिस्ट्री कुछ और रिवीजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपका 10 ही फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है वो सब रोटेशन में हो जाएगा, सब रोटेट हो जाएगा उससे पहले। बट जो अभी मेजर है, जीओसी से भी तो क्वेश्चन आएगा, करेक्ट। उसके बाद एक कंप्लीट टाइम दूंगा शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, टाइम ऑर्गेनिक पूरा, मतलब उसमें 10 दिन का गैप रहेगा या 1 वीक का पूरा, बस रिएक्शन का मेरा पेज पलटिए, सिर्फ जितना भी रिएक्शन डे 1 से पढ़ाया हूँ लास्ट तक, और उसमें फिजिक्स कम कर दूंगा, थोड़ा मैथ कम कर दूंगा, पूरा पहले शॉर्ट नोट्स ही बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स रहेगा तो मुझे कन्वर्सन वगैरह करने में आसानी हो जाएगा। हालांकि आप लोग तो कुछ बनाए होंगे लेकिन कुछ तो छूटा हुआ होगा। फिर एक टर्म देंगे जिसमें सारा ऑड चैप्टर, क्योंकि बाद में आप नहीं पढ़िएगा और वहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। तो जब पहले से पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, इंटरेस्ट हो या ना हो, परमानेंट मैग्नेट का ग्राफ वगैरह चाहे जो भी रहता है वो सब ऑड चैप्टर पढ़ लीजिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। तो इंटरेस्ट क्या होता है भाई कि हाँ सर ये अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट का बात है, मार्क्स जिससे आ रहा है वही इंटरेस्टिंग है। मेन यहाँ पे क्या है, जिसे मार्क्स आना आएगा वही मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, बाद में देख लेंगे अपना इंटरेस्ट डिसाइड करके। समझते हैं, मैथमेटिक्स का जो स्टूडेंट है, जो फिजिक्स को मैथमेटिक्स और फिजिक्स अच्छा लगता है, उसको केमिस्ट्री का कितना ख़राब लगता होगा, राइट। और तो दूसरी बात है कि मैं इंटरेस्ट डालते डालते केमिस्ट्री को अपनी तरफ पोलराइज कर देता हूँ भाई, मुझे मेरे की इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट से। नहीं, मेरे पास आते हैं एडमिशन के लिए कि सर बाकी ठीक है, और जैसे बोलते बाकी ठीक है तो वहीं पे मुझे डाउट हो जाता है जब एडमिशन के टाइम पे बाकी ठीक है, नहीं बाकी ठीक है, कहाँ कैसे कैसे पढ़ रहे हैं, तो हाँ हम एच बनाते हैं, नहीं वो तो नहीं है, तो बाकी ठीक कहाँ है। फिर कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, जो फिजिक्स में बाइबल है पूरा इंडिया में, उसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसमें कितना कमाल का प्रॉब्लम है, और उसी को उसमें एक्चुअली लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, डायग्राम नहीं बनाना रहता है, तो नीरस टाइप का लगता है, उसको उसके डेप्थ में जाइए ना, कितना बढ़िया पड़ेगा। उसी को डायग्राम बना देंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखेगा। असाइनमेंट में होता है ना कि डायग्राम बनाया हो तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है, उसमें तो और भी अच्छा है कि डायग्राम ही खुद ही सोचना है, पढ़ना भी खुद भी है, डायग्राम भी खुद बनाना है, सॉल्व भी करना है, तो और भी डेप्थ में हो गया। तो बोलते हैं केमिस्ट्री सर वीक है, तो मैं उनको प्रॉमिस करता हूँ कि बाकी सब्जेक्ट से मैं ऊपर केमिस्ट्री कर दूंगा। बाकी के लिए इतना कर सकते हैं कि जब रेस रहेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में, और मुझे सिर्फ केमिस्ट्री के पोलराइज कराएं तो केमिस्ट्री की तरफ पोलराइज कर लेंगे। हाँ, बायो के साथ कंपेरिजन नहीं कर सकते क्योंकि बायो आसान है और थोड़ा सा स्कोरिंग है। तो देखिए मैं कभी बायो के अगेंस्ट बोलता भी नहीं हूँ, मेडिकल लेवल बच्चों को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता हूँ कि बायो पढ़ो भाई, केमिस्ट्री में कितना भी विद्वान बना देंगे तो 40 मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, 45 में से 40 जा सकते हैं, लेकिन बायो में और 90 में से 50 करते हैं, कोई नहीं बचाएगा जनरल कैटेगरी से हैं तो। 90 में 80 अगर बनाने का कैपेसिटी रखते हैं तब तो एकदम सेफ हैंड। नहीं सही बोल रहे हैं ना आज के डेट में। पहले के ज़माने में सर, आज से 5-6 साल पहले 450 तक सेफ जोन रहता था। CEE का एग्ज़ाम होता था,
सेफ जोन रहता था, बट अब तो आप इंडिया लेवल पे हैं। चलिए, अब मेरा हेडिंग है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये पता है ना कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर दोनों मीडियम में होता है, एसिड और एज वेल एज बेस। एसिड का ट्राई एज वेल एज मैकेनिज्म का नाम पता है SNTH, लेकिन बेसिक मीडियम में होता है तो उसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन। बट यहाँ पे ऐसे ही दिया हुआ है, एक रिएक्शन ऐसे दिया हुआ है, इसके यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसके बदले H+ लिखा रहता है, बट लगता है कि मार्केट में सिर्फ H+ मिलेगा आपको। इसका Cl- भी काउंटर पार्टनर भी तो मिलेगा, इसलिए यहाँ जो HCl है वो क्या है बोलिए, कैटलिस्ट। क्या है? कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट क्या होता है, ये मत बोलो सर राकेश सर। तो कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये दिया हुआ है, ये और भी अच्छा क्वेश्चन बनाया गया था जिस साल पूछा गया होगा, ये सब 10 मार्क्स का क्वेश्चन कभी पूछा हुआ है। इसमें क्वेश्चन ये दिया है, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था कि ये जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कर रहे हैं उसमें टाइम टू टाइम NaOH के साथ टाइट्रेशन कर रहे हैं, इसका सैंपल निकाल कर टाइम टू टाइम क्या कर रहे हैं, इसका टाइट्रेशन अगेंस्ट स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ NaOH, राइट। तो टाइट्रेशन का मतलब कि पूरा इस सोल्यूशन को खराब नहीं किए हैं, उसका थोड़ा सा ml निकाले, NaOH डाले, और वहाँ से वॉल्यूमेट्रिक मेथड से चेक कर लिए। तो अब आप मुझे बताएं कि T=0 पे जो NaOH खर्च होगा, और वो NaOH खर्च कर रहे हैं एसिड बेस रिएक्शन के लिए, किसके लिए, एसिड बेस। तो T=0 पे जो खर्च होगा NaOH, और एसिड बेस रिएक्शन के लिए वहाँ पे इंडिकेटर डाला रहेगा, मिथाइल ऑरेंज जब टाइट्रेशन कर रहे हैं, या फिनोक्सिलिन जो भी रहेगा, जो एक स्टैंडर्ड इंडिकेटर रहता है। तो T=0 पे NaOH जो खर्च होगा, और T=T1 पे जो NaOH खर्च होगा, कब ज़्यादा खर्च होगा, क्यों? और T=0 पे खर्च होगा या नहीं होगा? यस, थोड़ा तो खर्च होगा, बट यहाँ देखिएगा, T=0 पे सिर्फ इसके लिए खर्च होगा। हम लोग सोल्यूशन को NaOH को मेन सोल्यूशन में नहीं डाल रहे हैं, बट वहाँ से निकाल कर, राइट, और वहाँ से कैलकुलेट कर लिया कि इसमें इतना अमाउंट ऑफ HCl रहेगा। तो HCl के लिए हर टाइम पे, स्पेशली फॉर HCl, हर टाइम पे HCl के लिए सेम अमाउंट खर्च होगा। क्यों? कैटलिस्ट है, उसका अमाउंट तो फिक्स है ऑल द टाइम, राइट। ये भी एक इन्फॉर्मेशन हो गया। बट एज टाइम पासेस NaOH का अमाउंट ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है? एसिड बन रहा है। तो इसका थीम समझ में आ गया। बट एक खास चीज़ के लिए वो क्वांटिटी फिक्स रहेगा खर्च होना। मान लेते हैं कि, एक मिनट रुकिए, T=0 पे आपका NaOH 2 ml खर्च हुआ, मान लेते हैं, और T=T1 पे अगर 5 ml खर्च हुआ, तो उसमें 2 ml तो खर्च हुआ होगा किसके लिए? HCl के लिए हर टाइम पे सेम अमाउंट खर्च होगा। इसके लिए वैरी कर सकता है, बट कैटलिस्ट के लिए वैरी नहीं करेगा। समझ में आ गया? अब लिखिए, द रिएक्शन रेट इज मेजर्ड बाय, द रिएक्शन रेट इज मेजर्ड बाय the reaction rate is measured by titrating the acid produced against alkali solution, like NaOH। और इसमें ये डेटा दिया रहेगा स्टूडेंट, यहाँ देखिए, ये ऐसे डेटा दिया रहेगा। मतलब
देना चाहिए था इसका, बट इसका नहीं दिया गया है। दिया किसका किसका गया है? NaOH का, वॉल्यूम ऑफ NaOH खर्च, ठीक है। और t इक्वल टू 0 पे इसका वॉल्यूम V0 बोल देते हैं, T1 पे वॉल्यूम V1 बोल देते हैं, T2 पे वॉल्यूम V2 बोल देते हैं, T पे वॉल्यूम VT बोल देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, क्या ए बोल सकते हैं? और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे वॉल्यूम भी इन्फिनिटी बोल देते हैं। यहाँ तक सही है? यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, 0 0 लिख दें, और t इक्वल टू टी पे यहाँ से a माइनस एक्स, यहाँ पे क्या लिखा स्टूडेंट? x, और ये भी कितना रहेगा? और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे यहाँ पे ही की पॉइंट है आफ्टर लॉन्ग टाइम, राइट? ये कितना हो जाएगा भाई? 0। तो ये कितना नजर आएगा? यहाँ तक लिखिए पहले, यहाँ तक बातें समझ में आ गया? अब क्या ये बोल सकते हैं V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ HCl? हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ HCl। अब VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HCl एंड एसिटिक एसिड। किसके लिए खर्च हो रहा है? एसिड के लिए ना। तो क्या हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ HCl प्लस अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, करेक्ट? एट एनी टाइम T। अब ये दो एसिड के लिए खर्च होगा, HCl के लिए भी। और अब ये नहीं बोलना कि सर HCl तो खत्म हो गया, खत्म नहीं होता भाई। वो टाइट्रेशन का मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा सैंपल है, क्या यूनिट मेथड से कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है? तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, VT माइनस अमाउंट ऑफ HCl, VT माइनस अमाउंट ऑफ HCl। अब VT और अमाउंट ऑफ HCl के बदले क्या V0 लिख सकते हैं? यहाँ पे लैंग्वेज लिखना पड़ेगा या आप लोग समझ गए जो मैं बोल रहा हूँ? और भाई ये क्या था सर? ये तो x है, क्या है? x, करेक्ट? तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? VT माइनस V0, VT माइनस V0। अब t इक्वल टू इन्फिनिटी, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे x का वैल्यू क्या a हो जाएगा? तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं v इन्फिनिटी माइनस V0, v इन्फिनिटी माइनस। तो हम लोग किस रास्ते पे चल दिए? हम लोग को सर मतलब था कि बस किसी तरह से a निकल जाए और a माइनस एक्स निकल जाए, ताकि a बाई a माइनस एक्स कर सकें, राइट? तो इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर लिया जाए, सेकेंड माइनस फर्स्ट की जगह एवरीवन, तो क्या मिलेगा? a माइनस, ये तो ऑलरेडी मिला हुआ है आपको, करेक्ट? तो a माइनस एक्स मतलब दिस माइनस दिस, और दिस माइनस दिस इक्वल टू व्हाट? v इन्फिनिटी माइनस V0 और माइनस VT माइनस V0। सही है ना? अब V0 V0 आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। और इक्वेशन सेकेंड को थर्ड से डिवाइड कर दे, मेरा पर्पस फुलफिल हो जाएगा। तो पर्पस था a बाई a माइनस एक्स ले आना। तो इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन थर्ड, कितना हो जाएगा?
ए बाई ए माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट, वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट और डिवाइड बाई, यस। तो सबसे बड़ा, बट जितना आसान था उतना आसान था नहीं, तो सब मैंने बोलते चला गया ना, बट ये पूरा बात आप ही को समझना पड़ता मेन एग्जाम में। जब ये आया होगा 10 मार्क्स में तो सारा बात खुद ही को समझना है। कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होता है, कैटलिस्ट का लिए फिक्स रहेगा, राइट। टाइट्रेशन करना है, आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा, ये पूरा लिखकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। इसको हटाया जाए, क्या बोले, ये डेरिवेशन थोड़ा है, तो इट इज काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ये कोई थ्योरी नहीं चल रहा है। तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरसी मुखर्जी का वर्कआउट बना रहा हूँ, उसका 4 क्वेश्चन उठाया, उसी को आज का क्लास में थ्योरी बना के पढ़ा रहा हूँ। ये लगता है इट इज काइंड ऑफ थ्योरी। ये प्रॉब्लम है, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, आपको निकालना था, तो आपको ना सॉल्व करके मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि थ्योरी चल रहा है, इट इज़ नॉट द थ्योरी, इट इज़ जस्ट प्रॉब्लम। ये कभी सब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बताया कि इतना बातें आपको मतलब सोचना पड़ेगा। अगर आप एडवांस लेवल के लिए जा रहे हैं तो खुद से आपको सोचना चाहिए था, बट मैं एक थोड़ा मोमेंटम देने के लिए कि हाँ इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। बट सब्जेक्टिव एग्जाम में तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। सब्जेक्ट में क्या कीजिएगा, शॉर्टकट, वहाँ तो सब नाम ही है सब्जेक्टिव, उसमें तो ऐसे चलना ही पड़ेगा, राइट। तो के टी इक्वल टू, ऑनलाइन का स्टूडेंट समझ में आ रहा है, ए बाई ए माइनस एक्स। तो के टी इक्वल टू, ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट क्लास मत मिस कीजिएगा, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। एक तो ड्रॉप दिए हैं, ऊपर से क्लास मिस कीजिएगा। बार बार मैं किसी एक स्टूडेंट के पीछे नहीं भागूंगा, लेकिन ये बात मुझे बहुत ख़राब लगता है कि अगर एक बार बोल दिया क्लास करना है, एक क्लास करना है, तो वो क्लास कीजिए। क्योंकि अगर कुछ टॉपिक मेरे साथ कवर हो जाएगा तो आपका और भी ज़्यादा मोमेंटम रहेगा ना। बाद में कवर कीजिएगा, नहीं कवर हो पाएगा। बाद में कवर करने से, जो चीज़ मेरे साथ कवर कर रहे हैं, इसी को आप लोग इतना तो एक्सपेरिमेंट कर चुके होंगे, वीडियो फॉलो करते हैं, नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगना स्टार्ट होता है, इरिटेट हो जाते हैं, अच्छा बोरी हो जाते हैं। 10 वीडियो फॉलो करना होता सर 1 महीना लग जाएगा। नहीं, एक्चुअल ये फैक्ट बात है, ये मैं इसको लिए माइंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है ना, मैं खुद का वीडियो ही अगर देखता हूँ तो बोर होता हूँ, तो खुद का ही तो अच्छा क्या बोल रहा था, मुझे बड़ा अजीब फनी टाइप का लग लेता रहता है। ये तो हम पढ़ाते रहते हैं ना, तो एकदम है कि जैसे चल रहा है। ये थोड़े ऐसे अब हम लोग कोई बहुत प्रोफेशनल टाइप का है कि एकदम वीडियो को एडिट कर रहे हैं यूट्यूबर जैसा, कि जो जहाँ पे नहीं कुछ है मजाक चल रहा है उसको कट कर दिए फिर जोड़ दिए, ऐसा तो है नहीं। उतना काम करें तो सुबह शाम तक कितना क्लास होते रहता है, तो प्रॉपर 2-4 लोग को बैठाए रहेंगे तो वो सब काम बाद में देखा जाएगा। ये बिल्कुल रॉ जा रहा है, राइट, रॉ मटेरियल। तो के टी इक्वल 2.303 लॉग वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट। इसके बाद का लाइन तो आप लोग बोल दीजिए K1 T1 V1, बाकी तो सेम रहेगा। K1 T1 इक्वल टू 2.03 लॉग एंड K2 T2 इक्वल टू 2.03 लॉग वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट बाई। और उस वक्त करना क्या है सर, यहाँ से K1 निकालेंगे और यहाँ से K2, और अगर K1 इक्वल टू K2 हो गया तो क्या प्रूफ हो जाएगा, इट इज फर्स्ट ऑर्डर। हो गया ना। नहीं तो अब हाँ नहीं, इसको आप सीडो, यहाँ तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर बोलने की जरूरत ही नहीं है, तो पूरा ऊपर डेटा से ही प्रूफ हो गया। ये तो प्रूफ ही करने के लिए बोले हैं। नहीं मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रिएक्शन का ऑर्डर निकाले, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर निकले
नहीं, अगर इससे अगर सेकंड ऑर्डर निकलेगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर निकला तो फर्स्ट ऑर्डर, और सेकंड निकला तो सेकंड ऑर्डर बोलेंगे। पर जनरली हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन, तो उसमें लॉट ऑफ वाटर ही लेते हैं, लॉट ऑफ क्या लेते हैं, वाटर, तो सीधो फर्स्ट ऑर्डर ही है। चलिए स्टूडेंट, आप लोग फर्स्ट टर्म के लिए, खासकर 12th क्लास के बच्चे, कार्बोहाइड्रेट का तो मेरा वीडियो पक्का फॉलो किए होंगे, अभी पता चल जाएगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनवर्ट शुगर? एक मिनट मैं बता रहा हूँ, बोलिए। अपना प्रकाश डालिए, इनसे डिस्कस करने से कोई फायदा होगा? बोलिए क्या होता है इनवर्ट शुगर? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। देखिए, इन्वर्ट शुगर का मतलब हुआ इन्वर्सर ऑफ इन्वर्टर शुगर। इसका मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो सॉलिड फेज में, लेट अस सपोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एंड आफ्टर डिजॉल्विंग इन वाटर ओवरऑल सॉल्यूशन बिकम्स लेवोरोटेटरी। क्या हो गया? तो उसका रोटेशन जस्ट उल्टा हो गया ना, क्या हो गया? लेवोरोटेटरी। तो उस टाइप का कैरेक्टर रखने वाले शुगर को बोलते हैं इन्वर्ट शुगर, और उस फेनोमेना को बोलते, मैं पढ़ाऊंगा, उस फेनोमेना को बोलते हैं इन्वर्सन ऑफ शुगर। समझ गए? ये था इन्वर्ट शुगर, ठीक है। और होता क्यों है कि एक्चुअली ग्लूकोज है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, बट जब उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो बनता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, और उसमें से तो डी का वैल्यू एंगल तो पॉजिटिव में रहता है और एल का एंगल क्या रहता है? तो पहले था डेक्स्ट्रो, पहले क्या था? डेक्स्ट्रो। अब वाटर में डिजॉल्व किए और ग्लूकोज का मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि वैल्यू कुछ मान लीजिए, कुछ भी आपको समझाने के लिए +50, और इसका जो फ्रुक्टोज बना उसका -75 हो गया, करेक्ट। और ग्लूकोज को जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो उससे एक मॉलिक्यूल ही मिलता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल। ओवरऑल जब एंगल जोड़ेंगे तो -25 रहेगा, मतलब ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ा? लेवोरोटेटरी, करेक्ट। दिस इज द वजह कि ऐसा जो करेक्टर शो करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्सन ऑफ शुगर। और उस टाइप का शुगर को क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर। उसमें मोटा मोटी ये रहता है, एक तो हो गया सुक्रोज, राइट, और सुक्रोज जब ब्रेक होता है तो किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। पढ़ाएंगे कार्बोहाइड्रेट, वेट कीजिए। मैं केमिस्ट्री तक तो बहुत बढ़िया से पढ़ा दूंगा, बाकी आप संभाल लीजिएगा बायो वाला पार्ट। केमिस्ट्री तक का पार्ट से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लिखिए, नेक्स्ट एक्चुअली यही एग्जांपल भी है मेरा, इन्वर्सन ऑफ केन शुगर। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, इन्वर्सन ऑफ केन शुगर। केन, हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल जो ले रहे हैं, इन्वर्सन ऑफ केन शुगर। आप लोग कब तक स्कूल अभी ऐसे बंद रहेगा? ऐसे तो बंद ही है नहीं? अच्छा, स्कूल आओ। अच्छा, एक ही बच्चा गया था? नहीं भाई, टीचर फ्रस्ट्रेट कर जाते हैं, मैं मान सकता हूँ उनकी फीलिंग को। मेरे साथ भी कभी होता है ना, एक ही स्टूडेंट रोशन ही है सिर्फ, बाकी है ही नहीं। लेकिन हम लोग तो लाइव रहते हैं तो बात भी तो हो जाती है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बट सिर्फ ऐसे पढ़ाते पढ़ाते टीचर भी बोर होने लगता है। पढ़ाने का एक्टिंग करने आया है, कोई श्रोता ही नहीं है, दर्शक ही नहीं है, समझिए। तो उसमें थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है। या तो उस फ्रस्ट्रेशन से अपने आप को ऊपर एकदम समझिए, उसमें अपना काम चला लीजिए। बट ऑनलाइन में भी तो कुछ रिस्पॉन्स करने के लिए हैं, पता लगा कि मैं ही 2 हूँ सिर्फ। अरे एक है तो 3 में होगा, फिर रिकॉर्डिंग होता रहेगा सिर्फ। बट चर्चा ऐसा नहीं होता है, बच्चे ज्वाइन करते हैं।
नहीं, अभी तो कैरियर को उतना क्लोजली नहीं देखा है ना। आज के डेट में भी मैं ये सोचकर डर जाता हूँ कि अगर सब कुछ सही से नहीं चलेगा तो क्या होगा मेरे करियर का। कहीं कहीं बैक ऑफ द माइंड कुछ रहता है कि हाँ पैसा है, पेरेंट्स के पास है, देख लेंगे, समझ लेंगे, इसलिए डर नहीं रहता है करियर का। जिनके माइंड में डर रहेगा उनको रात में नींद आएगा, निकालना ही पड़ेगा, क्रैक करना पड़ेगा, किसी तरीके से फाइट करके मुझे करियर बनाना पड़ेगा। तो करियर का डर रहेगा तो फिर नींद गायब हो जाएगा और रूटीन भी डिसिप्लिन हो जाएगा, स्पीड भी भला भर हो जाएगा, तगड़ा वाला स्पीड। जितना भी एक्सक्यूज है ना सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे अंधेरा लग रहा है, आगे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। जब बच्चे पेरेंट्स बनिएगा, बच्चे का प्रेशर, बच्चे को देखिएगा उसका फ्यूचर के लिए, तो सारा नींद वगैरह जितना आराम है सब गायब हो जाता है। लिखिए, the rate of this reaction is measured by the rate of this reaction is measured by measuring the change in angle of rotation, measuring the change of angle of rotation by a polarimeter। पोलरीमीटर, ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट मैं पढ़ाऊंगा ऑप्टिकल आइसोमीटर, ठीक है। एक इक्विपमेंट होता है जिसका नाम है पोलरीमीटर, उसमें ऑप्टिकल एंगल आइसोमीटर में हम लोग एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट लिखिए, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, कॉमा ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड फ्रक्टोज इज लेवोरोटेटरी। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, glucose is dextrorotatory and fructose is levorotatory. Full stop. The change produced in rotatory power, glucose is dextrorotatory, fructose is, ऐसे सुक्रोज से स्टार्ट कीजिए, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, कॉमा ग्लूकोज इज ऑल्सो डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड फ्रक्टोज इज लेवोरोटेटरी। LEAVO रोटेटरी, उस लाइन को छोड़ दीजिए। द चेंज प्रोड्यूस इन रोटेटरी पावर, द चेंज प्रोड्यूस्ड इन रोटेटरी पावर एट एनी टाइम t, at any time t directly proportional to amount of sucrose decomposed at that time, amount of sucrose decomposed at that time। तो यहां देखेंगे एवरीवन, एक्चुअल में ये और भी भयानक क्वेश्चन जब फर्स्ट टाइम पूछा गया होगा ना, अभी तो जब एक बार पूछ लिया जाता है तो आम क्वेश्चन बन जाता है, बट पहले कभी अगर नहीं आया हुआ है, कुछ हटकर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो खास क्वेश्चन रहता है उस टाइम के लिए, राइट। बिल्कुल नया कंसेप्ट रहता है, तो ये फर्स्ट टाइम जब पूछा होगा तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा। ये ऐसे दिया हुआ हो रहा होगा, एंगल ऑफ रोटेशन इन पोलरीमीटर, करेक्ट। और यहाँ दिया हुआ हो रहेगा ए t = 0 पे एंगल ऑफ रोटेशन r0। ये r0 है एंगल ऑफ रोटेशन, t1 पे r1, t2 पे r2, एट एनी टाइम t पे rt, और t = इन्फिनिटी पे r इन्फिनिटी। यहाँ तक आइए, ये डेटा में बॉक्स बना के दिया रहेगा। और मैंने किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला वो देखिए, तो चेंज ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डिकम्पोज एट दैट टाइम, डिकम्पोज एट
तो मान लेते हैं कि t=0 पे इसका अमाउंट सुक्रोज का ए था, t पे a-x हो गया, तो कितना डिकम्पोज हुआ? a-x तो बचा हुआ है ना भाई, डिकम्पोज कितना हुआ? x, डिकम्पोज कितना हुआ? वो बोला गया था, करेक्ट। और t पे कितना रहा? 0, तो डिकम्पोज कितना हुआ? ए हो गया, करेक्ट। इसका मतलब है कि चेंज ऑलवेज फाइनल मास इनिशियल ना, चेंज ऑलवेज, तो एट एनी टाइम टी लेते हैं और हम लोग का सर टारगेट क्या है? किसी तरीके से a/a-x का रेशियो प्रोड्यूस कर लें। क्या का टारगेट है? a/a-x का रेशियो। वो मुझे डायरेक्ट चाहिए था बट इंफॉर्मेशन इनडायरेक्ट दिया हुआ है। तो एट एनी टाइम टी क्या x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RT माइनस R0 लिख सकते हैं? ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये आ गया x, और a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर सारा का सारा सुक्रोज डिकम्पोज हो गया तब क्या लिखेंगे? R∞ माइनस R0, t=0 से लेकर कब तक का? अब आपके पास a भी और x भी है, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लेंगे एवरीवन। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट की जगह तो क्या मिलेगा सर? a-x मिल गया, राइट। और a-x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा? R∞ माइनस R0, तो कैंसिल हो जाएगा, RT बचेगा। यस, इसको इक्वेशन थर्ड बना लीजिए। ठीक है ना? अब क्या करना है उसके बाद आप मुझे गाइड कीजिए। सेकेंड डिवाइड बाई थर्ड, वेरी गुड, सेकेंड डिवाइड बाई थर्ड। लास्ट में तो यही करना है, इसी के खोज में निकले थे, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस डायरेक्ट रेशियो, राइट। तो सेकेंड डिवाइडेड बाई थर्ड कितना हो जाएगा? a/a-x इक्वल टू R∞ माइनस R0, और डिवाइड बाई कितना? R∞ माइनस RT। अब तब क्या करना है? KT इक्वल टू 2.303 लॉग a/a-x, तो KT इक्वल टू 2.303 लॉग R∞ माइनस R0, R∞ माइनस RT। यहाँ के बाद आप समझ पाएंगे क्या करना है? K1 T1 R1, K2 T2 R2, और उसके बाद लास्ट लाइन इफ K1 इक्वल टू K2, तो क्या प्रूफ हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर। लिख लीजिए, लिख लीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था चेंज ऑफ एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वहाँ से हम लोग को गाइड मिला। तो 4 एग्जाम्पल था स्टूडेंट, और चारों का भी RC मुखर्जी का वर्कआउट का प्रॉब्लम है, केमिकल काइनेटिक्स का। तो लेकिन इस टाइप का और भी प्रॉब्लम उसमें है, तो वहाँ पे अगर फॉलो कभी करना हो तो हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, तो केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट क्लास बचा हुआ है थ्योरी वाइज, थ्योरी और प्रॉब्लम सब बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें जो थ्योरी है उसका कुछ थ्योरी यहाँ पे डील करूँगा, बट बाकी एक जो थ्योरी है वो इरोडो का प्रॉब्लम है जो रेडियो एक्टिविटी में बताएंगे, ठीक है। तो पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सीरीज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेक्स्ट क्लास, आज के इतना ही, और वो लास्ट क्लास रहेगा केमिकल काइनेटिक्स का। अच्छा पहले छोड़ रहा हूँ। और केमिकल काइनेटिक्स के बाद क्या स्टार्ट किया जाए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से स्टार्ट करूँगा, वही आपका सेकेंड टर्म का है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता है कि नहीं? जिनको नहीं पता है भाई उनके लिए मैं बताता हूँ। दिन अच्छा रहा तो नीट में 3-3 क्वेश्चन आ जाता है।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद, वो तो 2 क्लास लेंगे तो हो जाएगा, राइट। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा ग्रेविटी पे हम लोग प्रकाश डाल देते हैं जाते आते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में तो पक्का 200% गारंटी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नाम लिखने के लिए भी आ जाएगा और हाइड्रोजन से भी आएगा। और उसमें आपको CFT भी पढ़ना है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ऐसा कुछ सुने T2G EG? नहीं सुने हैं, स्कूल जाइएगा तब ना सुनिएगा। यस, कोई बात नहीं है, थोड़ा ये भी तो मिर्च मसाला जाना चाहिए। सिर्फ पढ़ते पढ़ते कोई वीडियो देखेगा तो बोर हो जाएगा। चलिए, इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा, पहले इसको खत्म करने जब 1 by 1। हाँ, शॉर्ट नोट्स बनवा दूंगा, ठीक है।